हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के ईवीएस सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम ईवीएस के लगभग, जैसा कि आप जानते हैं, 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे डिटेल में बात करना संभव होगा, जहाँ ज़रूरी होगा। ठीक है। और आज जो टॉप 30 क्वेश्चन हम बात करेंगे, वो आप देखेंगे कि इतनी तरह से और इतनी तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शन में, क्योंकि जो ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाते हैं क्वेश्चन से ज़्यादा। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली कुछ नया सीख रहे होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के 30 क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। और हाँ, एक बात और, 20 मिनट रोकने से बढ़िया है कि मैं आपसे बात कर लूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आपके एग्ज़ाम में हम कुछ अपना सहयोग दे पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? जिसके लिए मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने खुद आपका जो है भारत का नक्शा, मतलब अपने इंडिया का नक्शा लगा रखा है, ताकि आप डिटेल में चीज़ों को समझ पाएँ। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो पहले ऑप्शन की बात कर लें तो सबसे सही ऑप्शन जो पहले का हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, कि 5 राज्य तो मिलते हैं, लेकिन कौन कौन से, अगर नाम पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नेपाल दिख रहा है। ये नेपाल रहा आपका। इसमें से कितने भारत के राज्य हैं जो लग रहे हैं, सीमा अपनी साझा कर रहे हैं? तो पहला जो उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश मतलब यूपी से ही अपने अलग हुआ है, तो इसका ये एक राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ये दूसरा हो गया आपका यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। तीसरा हो गया आपका बिहार। चौथा यहाँ पे देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसकी सीमा है। तो ये आपका हो गया, ये पहला था, दूसरा था, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। यहाँ पे आपका आ जाता है सिक्किम। इस तरह से 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, वो भी स्थल सीमा को। पहला क्या था आपका उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा क्या है बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम है। तो याद रखिए, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो पहले का ऑप्शन तो चौथा हो गया, इसकी बात हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायु दाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर या तापमान पर। तो देखिए, वर्षा किस प्रकार से होती है ये समझाने की बात अब नहीं है, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हाई स्कूल में इस चीज़ पे, या क्लास 8 की भी बात करी जाए तो पूरी डिटेल में बात होती है वहाँ पे, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हों या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हों। तो वर्षा किस प्रकार से होती है इसके बारे में क्लास 7 8 से ही हमें पढ़ाया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता पे वर्षा निर्भर करती है, किस प्रकार से बादल बन रहे हैं और वातावरण का क्या जो है उस टाइम में, वातावरण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उस वो बात हो जाती है। ठीक है। अब वर्षा कैसे होती है, अगर इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि ये फिलहाल अपनी टॉपिक भी आ जाती है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब जलवाष्प आप देखते हैं, जल वाष्प, ठीक है, जो आपका जलवाष्प कहने का मतलब है, जो आप पृथ्वी पे जो जल है वो वाष्प बन के जब उड़ जाता है तो वो जलवाष्प हो जाता है। तो वही जलवाष्प जो आप पढ़े हैं, ये जलवाष्प जो होता है वो क्या होता है कि आप शीतल पदार्थों में, जब वातावरण में शीतल पदार्थ जो नमी पदार्थ हैं उन पे जाके मिल जाता है और मिल के उषांक तक पहुंच जाता है। किससे? उषांक तक। अब समझना है उषांक क्या है। तो उषांक वो है जहाँ पे तापमान, जिस तापमान में जो आपका जलवाष्प है, जो आपका पृथ्वी पे जो जल है वो जो वाष्पित होकर जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है। तो वो तापमान जो होता है जलवाष्प में संघनित होकर जल के रूप में जब बदल जाता है तो वो आपका उषांक हो जाता है। ठीक है। तब पहुंच जाता है तो वायु का जो ताप होता है वह उषांक से नीचे गिर जाता है, और जो जल वाष्प होता है वो पानी की बूंदों में बदल जाता है और आके पृथ्वी पर गिरता है। उसे ही हम कहते हैं क्या है, वर्षा। ठीक है ना। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर बैक करके आप सुनिए, आपको चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम 30 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। तो तीसरा ऑप्शन बात करते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ऑप्शन है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, जुलाई को, 11। तो सही ऑप्शन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। 22 मार्च को हम विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस नहीं, विश्व संरक्षण दिवस। ठीक है, संरक्षण मतलब रोकथाम किस तरह से करनी है, उसको सफाई किस तरह से करनी है, ये वाला दिवस। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि जो आपके सीवी रमन साहब हैं, उन्होंने भारत में पहली सबसे बड़ी खोज की थी रमन इफ़ेक्ट के, ठीक है। तो वहाँ पे हम 28 फरवरी को जो है आपका नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बात रही हमारी कि 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा यूपीटेट में पूछा गया है, तो आप दिवस भी याद रखें, ठीक है। चौथे ऑप्शन की बात करें, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो है काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट या मानस। कार्बेट का, जिसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप जानते हैं, पूरा नाम आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं कि कार्बेट कोई दूसरा है, वही राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में हम और आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चौथे आप क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर ले सबसे पहले, तो चौथे क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है। और असम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके कुछ नए जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान भी बने हैं, उनके बारे में बात कर लें तो जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान हुआ, मानस, ठीक है। नेमरी राष्ट्रीय उद्यान हुआ, यहीं पे है आपका असम में ही। और बात कर ली जाए देहिंग पटकाई, जो भी आपका नया है देहिंग पटकाई, असम में ही है। जो आपका बहुत ही नया, बहुत ही जो पुराने, जैसे सबसे पुराना जो हो जाता है वो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो उत्तराखंड में है। लेकिन जो सबसे नया है वो आपका असम में ही है, जिसको देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान से नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी भी यही है, रायमोना भी यही है, तो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे पेरियार है तो आपका पेरियार जो है आपका केरल का है, यहीं पे नैयर भी है, ठीक है। हमने कार्बेट बारे में बात कर ली। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये आपका सबसे पहला भी जिम कार मतलब सबसे पुराना है, सबसे पहला भी कह सकते हैं, सबसे पुराना भी कह सकते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। और बाघ परियोजना के तहत, जैसे बाघ परियोजना चल रही है इस टाइम, सॉरी, बाघ परियोजना जो चल रही है उस टाइम में जो है आपका उसका पहला राष्ट्रीय जिम कार्बेट जो एक पार्क था उसके बारे में बात हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में आपको पता ही होगा, जो आपका जम्मू कश्मीर के हेमिस के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में हेमिस के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, वो है। निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है? शैवाल, मिट्टी, शर्करा के अपशिष्ट या जलीय पौधे? इसके बारे में कल की वीडियो के बारे में हम बात कर चुके हैं, पूरी डिटेल से हमने बात की है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बीओडी क्या है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बी से बायोलॉजिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा ये नहीं पता है। पांचवे के सही आंसर की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शर्करा के अपशिष्ट से जल की जो है बीओडी बढ़ जाती है, और बीओडी का मतलब है कि ऑक्सीजन, दूषित प्रदूषित पानी का जो है ऑक्सीजन लेवल मापना, ये इसका काम हो जाता है। जिस इकाई से मापा जाता है उसको बीओडी कहा जाता है। आगे चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है ये। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या सौर की को मापने में? तो यहाँ पे ध्वनि की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे बात खत्म करते हैं। छठवें का सही आंसर बता दिया जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ओजोन की परत की मोटाई मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का यूज करते हैं। लेकिन जो यंत्र है जिसमें डाप्सन लगा हुआ होता है, उस यंत्र की बात करें तो वो आपका यंत्र हो जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहले यहीं से क्वेश्चन बनता था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसकी मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब डाप्सन, क्योंकि डाप्सन ही इसमें लगा हुआ होता है जिससे हम मोटाई को मापते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो एक यंत्र है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, क्योंकि पूछा नहीं जाता, यूपीटेट में अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो है आपका किसी भी वस्तु की मोटाई मापना हो, किसी भी वस्तु की अगर मोटाई मापना हो तो उससे हम किस यंत्र के द्वारा मापेंगे? तो वो है आपका स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की मोटाई को माप सकते हैं। तो ये छठा क्वेश्चन आपका रहा। कोशिश यही है कि ज़्यादा टाइम ना हो 30 क्वेश्चन को हल करने में, लेकिन 9 मिनट अभी हो गए। चलिए फिलहाल बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे आज, डेली ही फास्ट चलते हैं, आज थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। सातवां, जुगाली करने वाले पशुओं
कि किस ग्रीन हाउस गैस का मिश्रण होता है, ठीक है, से किस ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है आपका उसका मिश्रण हो जाता है। CO2 मीथेन, CFC की क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है, इसके बारे में आप जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी आप जानते हैं, ठीक है। तो जुगाली, जब पशु जुगाली करते हैं तो उनमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बेसिकली ये बात हो रही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन हो जाती है। जो आपके ईंधन से भी मीथेन, जो आप ईंधन रेगुलरली चूल्हे में जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वहाँ से भी आपका जो है ईंधन से मीथेन गैस ही उत्पन्न होती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, इसके बारे में कल अभी अभी हम लोगों ने बात करी है। आज ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट उन्हीं से लगभग क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती रहें, तो वो मालाबार तट है, सुंदरबन तट है, कच्छ के रण, तटीय उड़ीसा में, तो तटीय उड़ीसा हटाइए, ये उड़ीसा से संबंधित है नहीं। मालाबार तट केरल से संबंधित है, कच्छ के रण में आपका गुजरात है, तो सुंदरवन सही ऑप्शन हो जाएगा कि सुंदरवन में ही मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सुंदरवन जो है क्यों प्रसिद्ध है ये आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र जो बहुत ही बहुजैवी है, इसी वजह से। और इसे मैंग्रोव जंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो सुंदरवन को मैंग्रोव जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरी जो नाम है वो बंगाली भाषा है, तो सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ गया। आगे देखते हैं, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है कैसा, सीधा, उल्टा, रैखिक, अनियमित। तो इसी प्रकार ऊर्जा से संबंधित पूछता है कि ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र किससे जो है जो उसकी संख्या का पिरामिड किस प्रकार का बनता है, सीधा कि उल्टा कि रेखिक। तो घास की बात कर ले यहाँ, तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा, सीधा बन जाता है। इसका पिरामिड हम बात कर लेंगे जब डिटेल में बात करेंगे तब। आगे देखते हैं, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है ओडम, लिंडेमान या टेंसले या हैकल। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए, ये दिया है लिंडेमान साहब ने। उन्होंने कहा है कि जब कोई भी जैसे जो श्रृंखला बनती है, पशु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो जैसे उत्पादक होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये जो पौधा है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक है, इस पर जो भी जीव निर्भर करते हैं, इनसे जो है 10% ऊर्जा कम होती जाती है, मतलब कि बढ़ती जाती है। उस तरह से आपका जो हो जाता है, ये जो ऊर्जा का जो 10% का नियम जो दिया है, इन्होंने लिंडेमान ने ही दिया है, तो 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं, ग्रामक क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जल समूह कहलाता है। तो जब समूह तो होगा नहीं यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैव समूह, जल समूह नहीं, जैव समूह ही होगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि संक्रमण, अनुक्रमण, चरम अवस्था और क्रमकी दिया है। तो सही ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो ग्राहमी का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, संक्रमण मतलब कि इसको इको टोन भी कहते हैं, इको टोन, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है इको टोन से, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे, ठीक है, 2 साल प्रीवियस ईयर उसके पीछे का देखेंगे तो आप इको टोन से संबंधित पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे संक्रमण दे दिया है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ब्रैकेट में करके इको टोन भी दे दे, क्योंकि अधिकतर चीज़ें इको टोन से ज़्यादा हमने इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ें ज़्यादा पढ़ी हैं, तो यहाँ पे बात हो जाती है, ठीक है। तो इको टोन क्या है, जहाँ पे 2 या उससे अधिक विविध प्रकार के समुदाय जो है संक्रमित करते हैं, जैसे कि एक घास हो गया और वहाँ पे वन हो गए, तो क्या हो गए, वो 2 प्रकार के चीज़ वहाँ पे मिल रही हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं, तो वहाँ पे हो जाता है इकोटिन, तो संक्रमण हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों के निरंजन में या विरंजन का कारण है, क्या है, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो 12 के सही आंसर की बात करी जाए तो 12 का सही आंसर हो जाएगा चौथा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जाए तो एक पृथ्वी के तापमान में लगातार, जैसे पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार जो वृद्धि होती रहती है, तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जो आप पहले अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हम लोगों ने इसके पहले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा ना, उसी से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। और क्यों पृथ्वी का जो है वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से, जो है पृथ्वी के वातावरण का जो है तापमान बढ़ता है। वन के पेड़ों की छाल ऊपर उगे मिलते हैं, ठीक है, वन के पेड़ों की छाल पर उगे
जो ऊपर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु, लाइकेन, कवक, मॉस। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए फटाक से तो 13 का जो सही ऑप्शन है वो आपका दूसरा है, लाइकेन। लाइकेन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। ये इन दोनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है ये सहजीवी है, एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए हुए ये जीवन यापन कर लेते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? लैम्ना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या जलकुंभी। तो 14 के सही आंसर की बात करी जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। इसे बंगाल का क्या कहते हैं? आतंक भी कहते हैं, बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ईवीएस का यही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर हल करते हैं अगर आप बिगनर्स हैं, मतलब पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तब। ठीक है, तो ये जलकुंभी मतलब कि आपका, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। हुसैन सागर इसी की वजह से नष्ट हो गई क्योंकि इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। ये वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तो ये पूरी तरह से जो है सागर या तालाब में पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन, आपने सुना अभी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो नहीं कर पाते हैं अपना वातावरण में जो है आपका। आगे देखते हैं अगला, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो सही ऑप्शन की बात करें 15 की तो 15 की सही ऑप्शन जो हो जाती है तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। जीरोफाइट उसे कहते हैं जो मरुस्थल में पैदा होते हैं, जो पौधे उगते हैं। मरुस्थल मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ऑप्शन अगर हम हल कर रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी। जैसे जल में उगने वाले पौधे जो हो जाते हैं आपके, ठीक है, जिसको हम हिंदी में जलोदभिद कहते हैं। जलोदभिद आपने हाई स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा, इंटर में आपने पढ़ा होगा, अगर अपनी साइंस से पढ़े हैं तो चीज़ों को अगर गृह विज्ञान में भी पूछा जाता है, ऐसे कुछ बायोलॉजी से संबंधित, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे रखे होते हैं, होम साइंस में भी। तो हाइड्रोफाइट जो हो जाता है, जल में उगने वाले जो पौधे हो जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में जलोदभिद के नाम से जाना जाता है। हेलोफाइट्स की बात करी जाए तो हेलोफाइट्स जो हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा में पैदा होते हैं, उगते हैं। ठीक है, जिसको लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से मतलब कि दलदली भूमि में जो उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? बहुत ही अम्लीय वर्षा के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 16 के जो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वीडन में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। और आप रीज़न बताइएगा अम्लीय वर्षा क्यों होती है, क्योंकि खुद से ढूंढना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन। हमें लाइफ में जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके बारे में डिटेल हम तभी जानेंगे, और जानने का रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि अम्लीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो 17 के सही आंसर की बात करी जाए तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप बताएंगे रीजन, क्योंकि कुछ रीजन आपको जानने ज़रूरी हैं। अगर खुद से नहीं ढूंढेंगे तो एज अ स्टूडेंट हमारा लाइफ कोई मायने नहीं रखता। खुद से सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन, क्योंकि हमें कोई अगर वैकेंसी क्लियर करनी है तो सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आयनमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो 18वें के सही आंसर की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ये बताइए कि हवाई जहाज या जो बादल बनना ये क्रिया कहाँ होती है और किस मंडल में होती है, ये जरूर ऑप्शन बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सब मंडलों से। आगे देखते हैं, पृथ्वी तल के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तिथि रेखा। तो 19 के सही आंसर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, 19 के सही आंसर की बात कर लें, उसे कर्क रेखा कहते हैं। अब बात क्या होती है? उत्तरी की बात होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये पूरी तरह से पृथ्वी बना दिया, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। बीचों बीच जो खींची गई रेखा है वो क्या है? 0 डिग्री पे जो खींची गई है वो क्या है? आपकी विषुवत रेखा है। लेकिन उत्तरी मतलब ये दक्षिणी ध्रुव क्या हो गया आपका? दक्षिणी गोलार्ध हो गया जी, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो उत्तर के साइड में जो 23.5 डिग्री पे खींची गई है।
ठीक है ना, 23.5 डिग्री पे खींची गई, वो क्या है, तो वो कर्क रेखा है, ठीक है। और 23.5 डिग्री पे जो दक्षिण में खींची गई है उसे मकर रेखा कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें याद रही होंगी, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। आगे देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 20 के सही आंसर की बात करी जाए तो वो हो जाएगा तीसरा, केरल सही ऑप्शन है। केरल के बारे में बात कर लेते हैं, तो केरल के बारे में जानकारी ये है कि इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने 7th से याद किया होगा, तिरुवनंतपुरम है। इसकी यहाँ की भाषा मलयालम है। और तिरुवनंतपुरम को जो पुराना इसका नाम है, इसको त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है। कुछ मूवीज़ अगर आप साउथ मूवीज़ देखेंगे तो उसमें त्रिवेंद्रम की बात कही जाती है, ठीक है। अब यहाँ की राजकीय फल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कटहल जो है राजकीय फल है, जिसकी सब्जियाँ हमें और आपको लगभग सभी लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को भी नहीं पसंद होती है, ठीक है। पुराना नाम क्या है केरल का? मलबार है। कुछ इसका पुराना नाम जो है, इसको मलबार कहते हैं। जब विदेशी आए थे तो इसे मलबार कहते थे, और यहीं के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी हम इसके बारे में रटते हैं पूरी तरह से, क्योंकि नाम बदले जा सकते हैं, जो स्थान के नाम है वो बदले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं बदल सकती। जैसे तटीय क्षेत्र हो गया, समुद्री तटीय जो आपका एरिया हो गया, उसको तो नहीं बदलेंगे, उसे अभी भी हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं ये जरूर बताइएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 21 का सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत जो है वो सिर्फ एक ही राज्य में फैला हुआ है। वो कौन सा राज्य है वो आप बताएं। अब सतपुड़ा पर्वत के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब यहीं पे बात होगी तो बात तो हो ही जाएगी कि जो सतपुड़ा पर्वत है ये आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से बेसिकली बना हुआ है। ये याद रखिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और केरल के बारे में एक और चीज़ें हैं, जैसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है केरल को, है कि नहीं, मुझे याद आया तो मैंने कहा बता दूं। और सतपुड़ा पर्वत जो है वो मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत पे ही एक मैकाल पर्वत है जहाँ से आपका नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से, ठीक है। ये अमरकंटक पठार जो है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि अमरकंटक पठार कहाँ है, जहाँ है वहीं पे जो राज्य में फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत। आगे देखते हैं कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय कर, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 22 की, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 22 की तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय कहाँ से हो सकता है। तो क्षेत्रीय अनुदान वो कहीं से पाते नहीं, सरकारी अनुदान जो होता है उनका ये काम होता है कि वो अपने जो गांव में जो पंचायत क्षेत्र होते हैं उस गांव में वहाँ पे सारी सुख सुविधा सरकार के माध्यम से जो आती है उसको प्रोवाइड करना, ये काम हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। स्थानीय, अगर आपको लगता है दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्यों होना चाहिए ये भी बताएं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन को या लॉर्ड मेयो को। तो अब बात कर ली जाए 23 के सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है, इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ये से भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, ठीक है। राज्य सरकार जो आपका हो जाता है उसे कानूनी मामलों में सलाह देना रहेगा, तो वो कौन काम कर सकता है? वो मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खंडपीठ। तो सही आंसर की बात करी जाए तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। महाधिवक्ता जो होते हैं वो कानून के लिए अपनी बात को, अपने पक्ष को रखते हैं। राज्य सरकार की बात करी जाए तो मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, विटामिन युक्त। तो 25 के सही आंसर की बात करी जाए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रोटीन के माध्यम से हमारे शरीर में जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है उसको जो है सही किया जा सकता है प्रोटीन युक्त भोजन हम अगर करें तो, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है वो जरूर वस्तु का नाम बताएं। आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडौल हो तथा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हों तो बालक में कौन सा रोग है? क्वांसर कैंसर कोर और सूखा, रतौंधी, स्कर्वी, ठीक है। तो 26 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कैंसर कोर जो हो जाएगा वो आप
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, रतौंधी किसके कारण होती है, ये बताएं। विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, कल अभी बात हुई थी, आई होप आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। खेतों जलाशयों से बहकर आने वाले वर्गों के कारण जलाशय के जल में CO2 एवं O2 का अनुपात बढ़ जाता है, शैवाल ब्लूम बनते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, शैवाल नष्ट हो जाते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, शैवाल नष्ट हो जाते हैं और O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो सही आंसर की बात करी जाए तो कुछ ज़्यादा ही आज टाइम हो गया 30 क्वेश्चन को हल करते करते। तो 27 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शैवाल ब्लूम बनते हैं और O2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि खेतों में जो जलाशय बहकर आते हैं मतलब बाहर से अलग अलग तालाबों से जो जल बह के आता है उसमें ये हो जाता है रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं 28 है कि किसके अलावा डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। एक को छोड़कर सभी जो विधियां हैं वो पर्यावरण को पढ़ाने में हेल्प करती हैं, विधि हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले ऑप्शन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। तो ये तो समस्या समाधान समझ लीजिए सदाबहार ऑप्शन है, ये कहीं से गलत नहीं होगा। लेकिन जब व्याख्यान की बात करते हैं, व्याख्या हमेशा पर्यावरण में नहीं देते हैं, हमेशा निर्देशित खोज हो, सहयोगात्मक अधिगम हो और प्रत्यक्ष विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो आगे चलते हैं, व्याख्या देते रहेंगे ऐसा थोड़ी है कि वो यहाँ पे आपका पद्य है, हिंदी का पद्य है या आपका सेंट्रल आइडिया है, बस आप उसको समझते रहिए ना। इको मार्क क्या है, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, लाभकारी उत्पादक तकनीकी, पारिस्थितिकी अनुकूल भवनों को मान्यता देने वाला अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, इको मार्क क्या है इसके बारे में डिटेल में हम कभी बात करेंगे जब भी इस क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो 29 के सही आंसर की बात करी जाए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इको मार्क क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये आप सभी लोग पर्यावरण में सबसे पहले चैप्टर में पढ़ लेते हैं इकोसिस्टम। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में अभी प्रत्यक्ष विधि की बात हम कर रहे थे, वही आपका आ गया। पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो ये नहीं रीजन है कि सरकार ने हमें पैसे दिए हैं तो बच्चों को घुमाना फिराना है, चीज़ों को दिखाना है, नहीं। जब हम भ्रमण करके क्षेत्रों को दिखाते हैं, जैसे अगर बच्चा है क्लास 5th का और हमें क्लास फर्स्ट का, मान लीजिए क्लास 5th तो बहुत बड़ी हो जाती है, क्लास फर्स्ट का कोई बच्चा है या तो हमें उसकी पत्तियों के बारे में बताना है कि आम की पत्तियाँ कैसी हैं, नीम की पत्तियाँ कैसी हैं, तो हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे, भ्रमण करा देंगे। अगर अपने स्कूल के चारों तरफ पेड़ को दिखा देंगे, पत्तियों में अंतर करा देंगे तो बच्चा आसानी से समझ लेगा। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात हो जाती है। 30 का आंसर तीसरा हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे कर लेते हैं। तो ये रहा ईवीएस का 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी सिलेक्शन में आपका पूरा सहयोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।